कि बीजेपी को अगर आपने पार्टी को अगर आपने हरा लिया तो आप वापस से अपनी दूसरी पोजीशन हासिल कर लोगे, और दूसरी पोजीशन जिस दिन आपने हासिल की तो पहली पोजीशन के लिए आप फाइट करने के लिए तैयार रहेंगे। तो आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का जाना तो बिल्कुल ये समझिए कि सुसाइड करने वाली स्थिति है। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस लीडरशिप भविष्य में भी आम आदमी पार्टी के साथ कोई भी अलायंस करेगी, क्योंकि उन्हें पता है ये आत्मघाती है। इसका एक लोकल रीजन भी है जी, क्योंकि गोवा में जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जो लीडर हैं जो लड़ रहे हैं, वो लोग आम आदमी दिल्ली या आम आदमी नेशनल लेवल में आम आदमी को स्ट्रेंथ देने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। सब लोग अपने अपने लोकल पॉलिटिक्स में ये हुए, और आम आदमी का जो लोकल व्यक्ति है, बनौली में है या वैली में है, उनका पॉलिटिकल करियर है कि हम यहाँ से जीतते रहें, हम एमएलए बनते रहें। उनका अल्टीमेट मिशन वहीं तक है। उनका मिशन नहीं है कि आम आदमी का सरकार बना। एवरीबडी टू ईच इट्स ओन। तो बात है कि अगर ऐसा है तो किसी भी अलायंस में कोई अपना सीट छोड़ेगा नहीं। अगर तो अलायंस अगर सेंट्रल में भी कर लें, लोकल लेवल में कोई अपना सीट छोड़ेगा भी नहीं। और मैं इतना भी कहना हूं कि अगर अलायंस हो भी जाएगा तो किसी पार्टी का एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आम आदमी किसी को बैक कर देगा और वो लड़ेगा। तो बात यह है कि अगर अलायंस हो या ना हो, एक दूसरे को काटने में ये लोग लगेंगे, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इसीलिए अगर कांग्रेस को रिवाइवल अगर करना है तो कांग्रेस को दे नीड टू मेक देमसेल्व्स सो स्ट्रांग कि जो एंटी बीजेपी वोट्स का जो कन्वर्जेंस है, कन्वर्जेंस सिर्फ कांग्रेस का भी होना है। ये बहुत मुश्किल लग रहा है आजकल, बट दैट्स द ओनली वे आउट। आज की जो जिला पंचायत चुनाव की जो जीत है बीजेपी के लिहाज से अगर देखिए, इसका क्रेडिट किसे देना चाहेंगे आप? संगठन को, मुख्यमंत्री को, किसे देना चाहेंगे? मैं गोवा के हालात को देना चाहूंगा क्योंकि गोवा का कैसे हालात है और हालात ही ऐसा है क्योंकि देखिए बात यह है कि एक तो बीजेपी बाय डिफॉल्ट जीत रही है बिकॉज ऑपोजिशन स्ट्रांग नहीं है। बैलेट पेपर पे जीत रही है जनाब। जी, जीत रही है, बैलेट पेपर पर जीत रही है। बिल्कुल, मैं नहीं कर रहा कुछ धांधली हुआ है कहीं इलाके में, बट मगर परंतु ये मैं देख रहा हूं कि कुछ पॉकेट्स हैं जहां बीजेपी के खिलाफ बीजेपी के लोग ही असंतुष्ट हैं। देखिए किरण खांडोलकर का मैं कह रहा था टीएमसी में लड़े, अल्टीमेटली वो बीजेपी के तो थे अल्टीमेटली। तो जैसे आप लक्ष्मीकांत पार्सेकर के इलाके में देख लें, किरण खांडोलकर के एरिया में देख लें, जहां भी बीजेपी हारी है या इंडिपेंडेंट जीते हैं, ये अल्टीमेटली वो इंडिपेंडेंट वो एंटी बीजेपी का डिसग्रंटल वोट से निकला है, वो कांग्रेस के वोटर्स नहीं। तो ये मैं देख रहा हूं। तो ये है, मैं अगर किसी को मैं माला पहनाना चाहूंगा तो गोवा के हालात को पहनाना बड़ी निराशा होगी बीजेपी पार्टी को। और नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं। देखिए क्या है कि बीजेपी अभी इतना सॉलिड फुटिंग में है, अगर बीजेपी कुछ भी नहीं करती तो एटलीस्ट नॉर्थ गोवा में तो स्वीप कर लेती। वो तो चलिए, हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्सपर्सन गिरिराज वेर्नेकर जुड़ गए, उनसे भी बातचीत करते हैं क्योंकि बीजेपी के लिए आज खुशियां मनाने का दिन है, बड़ा दिन है बीजेपी के लिए। गिरिराज जी, पहले तो आपकी इसी पर एक कमेंट्स ले लेते हैं, किस तरह से देखते हैं एक बार फिर से जो है क्लीन स्वीप की तरफ बीजेपी बढ़ रही है। जेडपी इलेक्शन 2025 में 2020 में आप लोगों ने करीब 33 सीटें हासिल की थी, क्या लग रहा है 33 से ऊपर जाएंगे या नहीं? सबसे पहले मैं सुजय जी को सुन रहा था। सुजय जी मेरे बड़े प्यारे मित्र हैं और वो जिस तरह से हिंदी में आज बोल रहे थे कि गोवा के हालात को वो जिम्मेदार ठहराएंगे, मुझे लगता है ये हालात 2012 से लगातार रहे हुए हैं। और जहां पे लोगों को लगता है कि ये जो ऑपोजिशन पार्टियों का जो चलता रहता है, कभी खुशी कभी गम, तो क्या कभी हाँ कभी ना, मेरे ख्याल से उनको लगता है कि एक स्टेबल ऑल्टरनेटिव है। तो मुझे लगता है अगर किसी हालात की बात किए जाए तो वो स्टेबिलिटी जो बीजेपी प्रोवाइड करती है, जो संगठन में, जैसे उन्होंने कहा कि बहुत लोग नाराज हैं बीजेपी में, देखिए नाराज तो हर पक्ष में है, पर भारतीय जनता पार्टी का जो सही कार्यकर्ता है जो आज पार्टी में है, वो एक ही चीज के लिए काम करता है कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पे जीत कर आए। और आज हम तो अभी दोनों इसमें इट इज नाउ वेरी क्लियर कि हम दोनों जगह पे मेजॉरिटी ऑन आवर ओन आएंगे और अपना सरकार जिला पंचायत बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें डॉक्टर प्रमोद सावंत जी की सरकार का काम जो है, या फिर भारतीय जनता पार्टी की जो लगातार
सरकार ने जो काम किया या संगठन ने जो काम किया है, मैं मुझे लगता है उसका नतीजा है। और मुझे इतना ही लगता है कि आज जो बहुत सारे ऑपोजिशन लीडर्स, मतलब वो आम आदमी पार्टी हो या फिर गोवा फॉरवर्ड हो, उनके लिए ये सबसे बड़ा वेकअप कॉल है। क्योंकि बहुत जगहों पे तो अलायंस हुआ था, तो फिर उसके बावजूद वो क्यों हुआ है? मतलब सी यू कैन ऑलवेज क्या कहते हो, टेक प्लेजर इन द फैक्ट कि कहीं पे 13 वोटों से हार गई या कहीं पे 50 वोटों से, बट मुझे लगता है एक महीने के बाद कोई याद नहीं रखेगा कि आप कितने वोटों से जीते हो या हारे हो। देखिए, और जीत जहां के जहां मायने पे तो नो मुझे डाउट, लगता जीत है, के मायने जीत है, वो फिर 1 वोट हो या 1 लाख वोट हो। करेक्ट, करेक्ट। और आप देखो ना, मतलब आज आरजीपी इतना बात कर रहे हैं, वो कितने वोटों से, उनका एक ही जो एमएलए है आज, वो मेरे ख्याल से कुछ 70 या 90 वोटों से जीत कर आए। पर आज किसी को याद नहीं है कि फ्रांसिस सिल्वेरा सिर्फ लेस देन 100 वोटों से आ रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर हम एनालिसिस करें तो एक चीज है कि 15 साल बाद एक स्वाभाविक चीज होती है कि सरकार को एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए। बट यहाँ पे मुझे कहीं तो दिखाई दे रहा है कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ प्रो इनकम्बेंसी। इवन इफ देयर इज नो प्रो इनकम्बेंसी, देयर इज एटलीस्ट नो एंटी इनकम्बेंसी। और इसीलिए बहुत सारे सीट्स हम कॉम्प्रिहेंसिवली जीत पाए हैं। तो मुझे लगता है कि वी विल डेफिनेटली क्रॉस दैट 33 का जो लास्ट टाइम का नंबर था। बट अभी जो सुबह बात हो रही थी जैसे कि मतलब ऑपोजिशन रिसर्जेंस मोड में है, कांग्रेस अपने आप को रिवाइव करने वाला है, तो वो कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है। और मुझे लगता है कि इंट्रोस्पेक्शन शुड बी डन बाय द ऑपोजिशन। क्योंकि अगर कल ऑपोजिशन यूनाइट भी होता है, सी वी विल रिकैलिब्रेट आवर स्ट्रेटेजी। ऐसा नहीं है कि इन अ स्ट्रेट फाइट, जैसे अभी लोकसभा में हमने देखा नॉर्थ गोवा के सीट पर जब स्ट्रेट फाइट भी हुई, हम 1 लाख से ज्यादा मतदान से, मतलब वोट फर्क से जीते हैं। तो मुझे लगता है ये ऑपोजिशन यूनिटी का जो एक हवा बना रहे हैं, इवन इफ दैट हैपेंस, बीजेपी विल हैव अ स्ट्रेटेजी टू काउंटर दैट। एक सवाल मेरा यहाँ पे, कुछ सवाल आप भी लीजिएगा। अरंबोल से राधिका उदय जो है वो जीत हासिल की, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, जबकि वहां पर एक कहें कि बीजेपी का एक मजबूत जो लीडरशिप है वहां पर है। पूर्व सीएम लक्ष्मीकांत पार्सेकर वहां से हैं, जीत वहां से है, दयानंद वहां से है, उसके बाद इंडिपेंडेंट का जीतना, और उन इंडिपेंडेंट का जीतने के बाद एक्स सीएम लक्ष्मीकांत पार्सेकर को धन्यवाद करना, किस तरह से देखते हैं इसको? क्या यहां पर अंदर खाते कोई खेल हो गया क्या बीजेपी के साथ? नहीं, टू द बेस्ट ऑफ माय इंफॉर्मेशन लक्ष्मीकांत पार्सेकर तो पार्टी में नहीं है। तो आप अगर उनको भी हमारे साथ जोड़ रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो सही नहीं रहेगा। देखिए, वो जो सीट है वहां पे हमने अलायंस में लड़ाई की है। आई थिंक एवरीबडी हैज गिवन देयर 100%, बट कहीं पे तो कम पड़े हैं, जिसका नतीजा हमें दिखाई दिया कि वी लॉस्ट दैट सीट। बट मुझे लगता है कि देखिए, लक्ष्मीकांत पार्सेकर जी ने मतलब बीजेपी के खिलाफ काम किया है। वो टिकट ना मिलने पर पार्टी छोड़ के चले गए थे, हालांकि इसी पक्ष ने उनको मुख्यमंत्री बनाया था, जब हालांकि पॉसिबली ही वाज हिमसेल्फ नॉट एक्सपेक्टिंग इट। तो मुझे लगता है कि अगर जहां पे कमियां रही हैं, वी विल इंट्रोस्पेक्ट। वहां पे एमजीपी बीजेपी के अलायंस के बावजूद ये रिजल्ट आना, तो उसके क्या कारण है? क्या अलायंस के कुछ प्रॉब्लम्स रहे हैं? मेरे ख्याल से ऑल दिस विल बी इंट्रोस्पेक्टेड अपॉन। बट मुझे इतना ही लगता है कि अल्टीमेटली जो रिजल्ट आया है इज way better than what the opposition expected for the BJP, and for us we are satisfied कि गोवा की जनता ने एक बार फिर से हमें चुन के निकाला है कि जिला पंचायत में भी जो हम ट्रिपल इंजन सरकार की बात कर रहे थे वो बीजेपी के साथ ही रहेगी। गिरिराज जी, संतुष्ट तो खैर बीजेपी कभी होती नहीं, अभी इस नतीजे से भी नहीं होगी। विधानसभा की तैयारी होगी। सुजय साहब आपसे कोई कुछ सवाल लेना चाह रहे हैं? सुजय साहब। गिरिराज जी, एक सवाल यह है आपसे, हिंदी में पहली बार औपचारिक तौर पर बात कर रहे हैं। बट ये भी सही है, देखिए, पहले बदल रहा है। सवाल पूछते थे, उसके बाद पैनलिस्ट बने जी, अब वो सवाल हिंदी में पूछ रहे हैं। तो और देखिए, आप भी सवालों के जवाब हिंदी में दे रहे हैं। गिरिराज जी, जो आप कह रहे हैं, मैं बिल्कुल एक मत हूं आपसे, मगर बात यह है कि साउथ गोवा में देखिए कांग्रेस शायद 11 सीट ले ली है। दे हैव नॉट डन टू बैडली इन साउथ गोवा। और साउथ गोवा में, ऑफ कोर्स साउथ गोवा में एनीवे कांग्रेस का स्ट्रेंथ रिलेटिवली ज़्यादा है, दैट्स अ गिवन। मगर यहाँ पर आप दो देख लीजिए गिरिराज जी, एक तो नुवे और नावेली। देखिए, नुवे में कांग्रेस हैज़ वन एंड बीजेपी हैज़ लॉस्ट। नावेली में जो आपका सिटिंग एमएलए था, ही वॉज अर्लियर अ जिला परिषद
member Ullas Tvekar ji, he has also lost. So somewhere do you feel कि एक तो in the case of Nuve जो लोग जो पसंद नहीं किए, जो डिफेक्शन जो हुआ था वो डिफेक्शन के खिलाफ उन्होंने ये की, और इवन नावेली में ऑफ कोर्स उल्लास विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम वो जीते क्योंकि बहुत सारे वोट स्प्लिट हो गया था और उस वजह से वो जीत पाए. तो ये दो तो कुछ एरियाज में आपको लगता है कि बीजेपी को और काम करना पड़ेगा सो दैट बिकॉज अल्टीमेटली 2027 इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू. जैसे मैंने कहा कि बीजेपी वॉज वेरी प्रेगमेटिक एंड नॉट इम्प्रैक्टिकल लाइक आम आदमी पार्टी की हम सारे 40 सीट कॉन्टेस्ट करेंगे. हमने बहुत पहले डिसाइड कर लिया कि 30 सीट्स आर व्हाट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन. तो ये तो सबसे पहली चीज है. दूसरा नुए का मैं वही कह रहा हूं कि बहुत बार क्या होता है ना कि हम ओवर एनालाइज कर देते हैं. जैसे नुए में अगर डिफेक्शन नहीं हुआ होता तो भी शायद रिजल्ट सेम रहता. तो ऐसा नहीं होता कि मतलब आवर चांसेस वुड हैव इंप्रूव्ड ड्रास्टिकली हैड द डिफेक्शन नॉट हैपेंड. तो मेरे ख्याल से नुए is one case where possibly result would have been similar. Right. Now Dawarlim जहाँ पे मतलब उल्लास जी पहले जीत के आए हैं. Now that is definitely a area of concern that we have to go back and introspect. Right. कि ये क्यों हुआ? Why is it that the Congress was able to get the seat from बीजेपी? और हम 2 बार जीत के आए हैं वहां पे. ऐसा नहीं है कि Dawarlim is something which we cannot win. तो मैं वही कह रहा हूँ कि लेट अस नॉट एट्रीब्यूट रीजंस, बट जहां पे हम कम हुए हैं, इवन जहां पे मार्जिन्स कम हुए हैं, सी एज आई सेड कि 1 महीने में कोई याद नहीं रखेगा, बट बीजेपी याद रखेगी इंटरनल पर्पस के लिए, बिकॉज हमारे लिए अगली चुनौती शुरू हो गई है. सी नोबडी इज गोइंग टू बास्क इन द ग्लोरी. आज थोड़ा मतलब नाच गाना हो सकता है पार्टी ऑफिस के बाहर जहां पे विल सेलिब्रेट द विक्ट्री, बट कल से जहां जहां हमें मतदान कम हुआ है वहां 27 के लिए हम कैसे इंप्रूव कर सके, इंक्लूडिंग नुवे में, उसकी तैयारियां शुरू हो जाएंगी. और ऑर्गेनाइजेशन विल बी अगेन बैक टू द चेस बोर्ड एंड दैट इज व्हाट आई फील. गिरिराज जी, एक जो चर्चाएं देश भर में रहती है और राहुल गांधी अभी हाल फिलहाल जिस बात को लेकर बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते रहे हैं कि वोट चोर का जो एक नारा दिया गया कि ईवीएम से वोट होती है, तो क्या अब आप लोग खासतौर से बीजेपी, क्योंकि जिला पंचायत के जो चुनाव और जो बाकी जो छोटे चुनाव हैं वो गोवा में बैलेट पेपर पर होते हैं, इससे पहले भी बैलेट पेपर पर हुआ, अब के भी चुनाव बैलेट पेपर पर है, तो जाकर आप लोग बताएंगे क्या कि देखिए यहां तो बैलेट पेपर से हुआ है और यहां भी हमने क्लीन स्वीप कर दिया. साथ में एक चीज और ऐड करूंगा, 3 ऐसी सीट थी जहां पर आप लोगों ने रिकाउंटिंग की मांग कर ली, तो यानी कि आप लोगों को भी बैलेट पेपर पर भरोसा नहीं है, उनको ईवीएम पर नहीं है. नहीं, देखिए, रिकाउंटिंग मांगना इसका ये मतलब नहीं है कि भरोसा नहीं है. मेरे ख्याल से कभी कभी रिकाउंटिंग इज अ फॉर्मल प्रोसेस. जैसे आपको याद होगा कि सांता क्रूज सीट मतलब एपिक वो कंटेस्ट में रिकाउंटिंग में इट हैड गॉन बैक टू द कांग्रेस. तो ऐसा नहीं है कि रिकाउंटिंग इज लैक ऑफ फेथ, बट आज के बाद वी आर नॉट गोइंग टू गो एंड कंप्लेन कि ये बैलेट पेपर पे था इसलिए हम ये एक्स सीट या वाई सीट हार गए. एज फार एज राहुल गांधी इज कंसर्न, मेरे ख्याल से सबसे अच्छा जवाब तो आप ही ने दे दिया राहुल गांधी को. तो शायद हम ये क्लिप लेके दिल्ली चले जाएं कि देखो ये इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट भी ये कह रहे हैं कि आपका जो आर्गुमेंट है फेल है क्योंकि बीजेपी बैलेट पेपर पे भी जीत रही है. नहीं, देखिए, मैं तो याद दिला रहा हूं कि बैलेट पेपर पे यहाँ जीतते आए, कम से कम बताइए उनको कि यहाँ का एग्जाम्पल तो दे दे कि देखो हम वहां करा रहे बैलेट पेपर पर. एक्चुअली बीजेपी जीतेगी इसका मतलब हमेशा से भरोसा था, बट वो भरोसा थोड़ा ज्यादा दृढ़ हो गया था जिस दिन मैंने इलेक्शन के दिन ऑपोजिशन को सुना कि वो सीरियल नंबर की बात करते हुए, कि मैंने सोचा कि चलो अब ईवीएम नहीं है तो एक्सक्यूज तो उन्होंने तैयार करना शुरू कर दिया है. एंड दैट वाज आई थिंक अ इंडिकेशन कि कांग्रेस एंड द ऑपोजिशन वाज गियरिंग अप फॉर द लॉस. नहीं, अब तो चर्चाएं कुछ इस तरह से हो रही है, 2 चीजें, अगर भरोसे और विश्वास की है, कुछ ऐसी चर्चाएं है कि आपके ही किसी नेता ने कुछ तंत्र मंत्र भी कराया था इस चुनावी नतीजे और उस दौरान. तो ऐसी कौन सी क्या नौबत आन पड़ी कि तंत्र मंत्र की भी जरूरत पड़ी कि चलिए कार्यकर्ताओं ने ग्राउंड लेवल पर तो आप लोगों ने काम किया, मतलब ये चर्चा है, आपकी जानकारी में आई हो तो बताइए, क्योंकि कि तंत्र मंत्र 11-12 जो है तांत्रिक भी बुलाए गए थे. बीजेपी का तंत्र है उसके सरकार का काम, या फिर वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो या फिर डॉक्टर प्रमोद सावंत जी की सरकार हो, और मंत्र है उसका हर एक कार्यकर्ता जो बिना किसी अपेक्षा के, बिकॉज क्योंकि टिकट तो 30 लोगों को मिला है,
बट बाकी जो हमारा 4 लाख का मेंबरशिप है उसमें से असंख्य कार्यकर्ता, देखो ऑल सेड एंड डन, आई मीन सुजय जी विल ऑल्सो एक्सेप्ट कि बाकी बीजेपी का वट एवर मे बी द प्रॉब्लम्स ही हैज, बट द एफर्ट्स ऑफ द कार्यकर्ता मेरे ख्याल से इज व्हाट डिफरेंशिएट्स। क्योंकि आज आप देखो ना, आज अब मैं किसी चैनल पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन को सुन रहा था, ही इज ओपनली ब्लेमिंग टिकट सिलेक्शन। कहता है कि अगर टिकट सिलेक्शन डिफरेंट होती तो शायद आम आदमी पार्टी ना जीतती 1 या 2 सीट। तो ये जो स्क्वाबलिंग है वो नहीं है। और दूसरा क्या है जो मुझे सुनाई दिया है कि कांग्रेस के जो साउथ गोवा के एक नए नेता उभर के आ रहे हैं जिनको सीएम कैंडिडेट बनने का बड़ा अभी एक जुनून सवार है, उन्होंने एक्चुअली ये डील को पूरा ये करा है। उन्होंने कहा कि अगर यूनाइटेड ऑपोजिशन बनता है और अगर हम जिला पंचायत हार जाते हैं तो हम कहीं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे और 27 में वीकन हो जाएंगे। सो हर एक का एक एजेंडा है और ब्लेम किया जाता है बीजेपी को, क्योंकि किसी लोगों को तो दाबोले में वापस कॉन्टेस्ट करना है। नहीं, मेरा एक पॉइंट he will want a straight fight. See, united opposition in But Goa. I mean, you can correct me if you're wrong, if I'm wrong. No. But this was the Congress strategy. See, united opposition is an absolute myth गोवा में। क्योंकि मैं जो गिरिराज जी आने के पहले भी कहा कि अगर यूनाइटेड ऑपोजिशन अब ऑन पेपर भी होंगे, ऑन ग्राउंड यूनाइटेड कोई नहीं होगा। पीपल विल फील्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स टू गो अगेंस्ट द। लेकिन सुजय जी ये गोवा में रहा है, तो ये यूनाइटेड ऑपोजिशन अब कभी होना ही नहीं है। हो गया था इनफैक्ट वो लास्ट लोकसभा इलेक्शन में जो कैप्टन बिरियाज जीते थे उसमें ठीक है, आपके लोग दे वर्कड हार्ड, कुछ सीट्स में लीड किए थे, दैट वर्क। But right now, I don't think there is no honeymoon. That honeymoon period between AAP and Congress is long gone. देखिए ये बात तो यहाँ गोवा पर ही नहीं फिट हो रही है। अगर इसको आप जाएं बिहार के अभी के नतीजों पर आप देख लीजिए, कांग्रेस और आरजेडी साथ में आई थी। आप यूपी इलेक्शन में देख लीजिए, एक टाइम पे जो कट्टर दुश्मन है मायावती की बात कर लें, अखिलेश, वो साथ में आए थे। उसके बाद कांग्रेस और अखिलेश ने भी वहां मिलकर जो है गठबंधन में चुनाव लड़े। नतीजे क्या रहे वो सबके सामने। लेकिन एक चीज सुजय साहब और गिरिराज जी आपसे भी मैं पूछना चाहूंगा कि क्या गोवा में जो मुद्दे हैं वो बिल्कुल ही दूर रहते हैं? फिर चाहे अभी कैश फॉर जॉब का मुद्दा इतना ज्यादा हाईलाइट हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ले उसके ऊपर भी काफी हल्ला। अभी रिसेंट इंसिडेंट कितना दर्दनाक था, 25 लोगों की जान चली गई जो इलीगल एक्टिविटीज जो चल रही हैं उसकी वजह से। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही बार तक सीमित थी, और इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं। क्या ये सब मुद्दे गोवा के इलेक्शन में, फिर चाहे ये जिला पंचायत की बात कर ले या विधानसभा या लोकसभा की बात कर ले, क्या वो पीछे छूट जाते हैं? देखिए मैं बता दूं, फिर गिरिराज जी बताएंगे। मैं देखिए दो चीजें। एक ये है कि गोवा का लोकल इश्यूज आर मोर इंपॉर्टेंट देन एनी नेशनल इशू। दूसरी बात कि गोवा में एक वन लोकल इशू इज नॉट वैलिड फॉर द होल ऑफ गोवा। गोवा में एवरी रीजन में, आप नॉर्थ गोवा में चले जाएं, साउथ गोवा में चले जाएं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में चले जाएं, लोकल इश्यूज गोवा में बहुत जरूरी होता है। तो बात यह है कि द माइक्रो लेवल इश्यूज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। लोगों के काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों के रिलेशनशिप्स जो हैं कैंडिडेट के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट इज पर्सनैलिटी बेस्ड, इक्वेशन बेस्ड एंड लोकल इश्यूज बेस्ड। अभी आप कह रहे हैं कि जो भयानक फायर में बर्च नाइट क्लब में लोग मरे गए, अनडाउटली इट्स एन इंपॉर्टेंट इशू। लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। लेकिन सर कल को तो लोकल गोवा का भी आदमी तो आ सकता है ना उस चपेट में। मगर बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर एक इशू हो सकता है, मगर जब इलेक्शन आता है तो एक गोवा में पैन गोवा कोई मेजर इशू आजकल बनता नहीं है। आप अगर साउथ गोवा में भी देख लें, अगर आप डबल ट्रैकिंग की बात करें, वही साउथ वेस्टर्न रेलवे के डबल ट्रैकिंग हो या कोल इश्यूज को लेके बात हो या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का, वो भी एजिटेशन आप देखें तो वो एक जगह एक रीजन तक सीमित रह जाता है। द इशू हियर इज दिस। इसका मतलब हम ये लगाएं, गिरिराज जी, ये सवाल के साथ ही मैं आ रहा हूं, नॉर्थ गोवा जो आपको हमेशा से बम्पर वोट से जिताता रहा है, और ऐसा नहीं है कि साउथ में भी नहीं जिता रहे, साउथ में भी जिताते हैं, लेकिन अगर दोनों का मैं कंपैरिजन करूं, एक ही चीज को लेकर करता हूं, बेसिक इंफ्रा यानी कि सड़कों की बात हम कर लेते हैं। नॉर्थ की आप सड़कें देखिए और साउथ की देखिए। नॉर्थ की मैक्सिमम आप चले जाइए बाघा, कलंगुट, कैंडोलिम और इधर अंजुना, वैगतोर, क्या हम ये मान ले सुजय साहब और गिरिराज जी कि वहां पर टूरिस्ट ज्यादा होता है इसलिए आप लोग ध्यान नहीं देते क्योंकि फर्क नहीं पड़ रहा है? साउथ में मैंने देखा कि एक एक रोड एकदम चकाचक है, आप कहीं इंटीरियर में चले जाइए, मेन रोड्स की बात कर लीजिए। क्यों ऐसा? क्या वो नेशनल और लोकल इश्यूज की वजह से?
नहीं, एक तो सबसे पहली जो चीज है कि इश्यूज मायने नहीं रखती, मैं ये नहीं मानने के लिए तैयार हूँ। दूसरा, बहुत बार अगर मतलब ऐसा नहीं होता कि मैं कह सकता हूँ कि अवर गवर्नमेंट इज 100% परफेक्ट, बट अगर हमसे भी कुछ गलतियां हो रही हैं तो मेरे ख्याल से जब लोग, गोवा के जो लोग हैं वो बहुत समझदार है, दे टेक अ स्टेप बैक एंड देन दे सी। एक जगह पे डॉक्टर प्रमोद सावंत जी हैं, बीजेपी का नेतृत्व है, और दूसरी जगह पे उनको यूरी आलेमाव दिख जाते हैं, अमित पाटकर दिख जाते हैं, अमित पालेकर दिख जाते हैं, विजय सरदेसाई दिख जाते हैं, और उनको लगता है कि इन लोगों को देखने के बाद यू नो मतलब डॉक्टर प्रमोद सावंत जी इज समबडी हु कैन डिलीवर। दूसरा, जो पिछले 15 साल में जो काम हुआ है, यस फ्यू रोड्स माइट बी इन अ बैड कंडीशन, बट इट हैज नथिंग टू डू विद द टूरिस्ट। की ऐसा नहीं है कि लोकल्स वहां पे नहीं जाते। जैसे आप कलंगुट देख लो, कलंगुट में हमारे लोकल्स हैं, बट आज हम वो सीट जीते हैं। या फिर आप मतलब आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी ले लो, जुवारी ब्रिज ले लो, आप मोपा एयरपोर्ट ले लो, आज जो मनोहर पर्रिकर बाईपास कांडकोणा में बना है, या फिर मैं परसों वो वेस्टर्न हाईवे का जो ये कनेक्शन बना है, जहां पे आप फातोरडा से नावेलिम आप अभी 10 मिनट में पहुंच जाते हो, वो पहले आधा घंटा लगता था। तो मेरे ख्याल से पिछले 15 साल में जो अभूतपूर्व काम हुआ है। और दूसरा, लोकल इश्यूज पे मैं आता हूं। जब इस बार सीएम साहब कैंपेन कर रहे थे तो वो कौन से इश्यूज पे बात कर रहे थे? वो बात कर रहे थे जो मजे घर स्कीम जो लॉन्च हुई है उस पे बात कर रहे थे, स्वयंपूर्ण गोवा पे बात कर रहे थे। आर यू ट्राइंग टू टेल मी कि दीज आर नॉट लोकल इश्यूज? तो मुझे लगता है कि हर गोवन के लिए इस सरकार ने कुछ ना कुछ काम किया है, एंड दैट इज द रीजन वी सी that people have voted for us in large numbers. See, there is another factor, गिरिराज जी, और आपको ये कह रहे। See, गोवा में एक चीज तो मानना पड़ेगा, देयर इज अ पर्सनालिटी कल्ट एज फार एज पॉलिटिशियंस आर कंसर्न। देखिए, आप माइकल लोबो कांग्रेस में अगर जाएंगे, वो भी जीत के आ जाएंगे, एंड माइकल लोबो मींस माइकल लोबो +1, ठीक है। आप विश्वजीत राणे को भी देखेंगे, विश्वजीत राणे विल फाइट फ्रॉम एनी पार्टी बट विन देयर। ही इज नॉट नेसेसरली विनिंग बिकॉज ऑफ बीजेपी, बट ऑफ कोर्स ही इज बीन विद द बीजेपी फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो ही इज गॉट द, he is a BJP leader now. But Vishwajit Rane +1 will continue to win. Babush Monserrat, by and large, he and his wife will continue to win in Panjim and Talegaon. अगर आप ऑपोजिशन को देखेंगे, विजय सरदेसाई, whether you like it or not, will continue to win in Fatorda, has continued to win in Fatorda. So the equation between strong or larger than life politicians and their constituents is very, very big here. So the idea is that these people, their voters, see them as the government and the sarkar. So because also a lot of seats, and it just so happens that the BJP has more of these larger than life characters who will win anyway, जो उनके पार्टी में अभी हैं. So and these satraps are going nowhere. These are all heavyweights. वो लोग ऐसे भी जीतेंगे. This is not, एक तो एक नंबर है. Secondly, the opposition is weak and completely divided. And obviously, the third one, which Giriraj ji has been saying, there is some work of the BJP which has also led to votes coming. All the three factors. But this personality cult factor को भी हमें consider करना चाहिए. और मुझे लग रहा है कि ये शायद इसको सबसे ऊपर रखें तो गलत नहीं होगा. एटलीस्ट कुछ एरियाज में तो डेफिनेटली ऊपर रखना है, नॉट एवरीवेयर, किसी भी पार्टी सब में जगह नहीं कह रहा हूं, मगर 5, 7, 8 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में तो हम बोल ही, लेकिन वो 7, 8 जो विधानसभा है वो, लेकिन उसका इंपैक्ट जो है, अगर उसको ओवरऑल अगर देखें, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो उसको दरकिनार नहीं कर सकते. एक बात जो डेवलपमेंट और लोकल इश्यूज की बात की थी गिरिराज जी, एक जो मिसिंग है अभी भी, स्किल्ड जो यूथ है, वहां पर अभी भी क्या नहीं लगता है कि अभी एक बड़े स्तर पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि जो युवा है उसको जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, अभी भी वो कहीं पीछे फील करता है अपने आप को. और फिर जो एक बार बार इस बात की बात, चाहे विपक्ष हो या लोकल भी, जो इसको मुद्दे को उठाते हैं कि बाहर के लोग आकर यहाँ नौकरियां कर रहे हैं, यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, यहाँ की जमीनें ले रहे हैं, उन जमीनों पर बड़े बड़े आलीशान घर बना रहे हैं. क्यों ये जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है? क्या लगता नहीं है कि इस दिशा में अभी सरकार को और भी ज्यादा काम करने की जरूरत है? गिरिराज जी. देखिए, मुझे लगता है ये जो जॉब्स का स्पेशली इशू है, एज फार एज गवर्नमेंट जॉब्स इज कंसर्न, उसमें बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को लाया गया है. तो मेरे ख्याल से जनता ये जान चुकी है कि दिस गवर्नमेंट वांट्स टू ब्रिंग इन ट्रांसपेरेंसी एज फार एज द गवर्नमेंट जॉब्स आर कंसर्न. और आपको पता होगा, क्योंकि एमएलएज ऑन ऑल साइड्स, इंक्लूडिंग सम एमएलएज ऑन द रूलिंग साइड, उनको लगा है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो जाएगा तो
बहुत लोग जो अपने लोकल एमएलए के पास जाते हैं वो बंद हो जाएगा, बट मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप है। तो एज फार एज गवर्नमेंट जॉब्स इज कंसर्न, अ लॉट ऑफ दैट इज बीइंग टैकल्ड। या फिर आपने अभी जॉब स्कैम की बात की कुछ देर पहले, देखिए जॉब स्कैम बाहर आने का सबसे बड़ा रीजन था कि डॉक्टर प्रमोद सावंत हिमसेल्फ रेफर्ड दैट लेडी टू द पुलिस। अगर बीजेपी के लिए या सीएम के लिए कुछ भी छुपाने जैसी चीज होती तो मुझे नहीं लगता वो खुद पुलिस को हवाले किसी को कर देते। एज फार एज अदर जॉब्स आर कंसर्न, नहीं, लेकिन उसमें बड़े चेहरे, बड़े नाम कौन कौन से थे जो अंदर गए? ऐसा तो नहीं है ना कोई एक महिला या एक दो लोग ही इतने बड़े स्कैम को अंजाम दे सकता है। जाहिर सी बात है, फिर चाहे राजनीतिक तौर पर हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर हो, लोग तो मिले होंगे ना, तो वो तो कहीं दिखे नहीं है। इसीलिए एक छोटे से मोहरे को जो है, देखिए एक चीज है। अच्छा गिरिराज जी, आप फिनिश कर लीजिए, फिर आई रिस्पॉन्ड। नहीं, एक चीज तो है कि आई थिंक लेट द इन्वेस्टिगेशन बी कंप्लीटेड फर्स्ट, और उसके बाद वी कैन एसरटेन वेदर कोई अंदर गया है नहीं गया है। बिकॉज बहुत बार हमने देखा है कि एक मंत्री का निकटवर्ती भी अंदर गया था। तो एक बार इन्वेस्टिगेशन हो गया, वंस यू हैव कलेक्टेड द ऑल द एविडेंस, तो मेरे ख्याल से देन द पुलिस टेक्स ओवर एंड देन द कोर्ट्स विल टेक ओवर। तो एज फार एज दैट इज कंसर्न, मुझे नहीं लगता कि इस सरकार ने कुछ गलत किया है। नाउ कमिंग टू प्राइवेट जॉब्स, हम एक चीज देख रहे हैं कि कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट आता है वहां पे ऑपोजिशन हो जाती है। आप आईटी पार्क बनाने जाओ, उसको अपोज किए जाते हैं। आप सी यू एट वन पॉइंट यू से कि क्वालिटी टूरिस्ट नहीं आता, बट आपको मरीनाज नहीं चाहिए। हालांकि अगर कोई मरीना आ गया तो मेरे ख्याल से फार्मर जो वहां पे लोकल फिशरमैन है उसको भी काम मिलेगा, बट एंड ही विल पॉसिबली अर्न अ लॉट मोर देन व्हाट ही इज डूइंग टुडे। बट बहुत बार हम वो एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं करते। आज हम गोवा में देख रहे हैं कि 7-8 जगहों पे आईआईटी चला गया। आईआईटी जैसा इंस्टीट्यूट मतलब लिटरली बाकी स्टेट भीख मांग के ले आते हैं सरकार के साथ, और आज हमारे यहाँ पे ऐसा स्थिति है। तो बहुत सारे हमारे ही एवेन्यूज हम ही काट रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत है। एज फार एज बाहर वाले आके जो गोवा में सेटल हो रहे हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, जो लैंड है बेचने वाले भी तो गोवंशी हैं। तो हमारा ये है कि जब तक मुझे फायदा हो रहा है मैं अपना लैंड बेचूंगा। बट अगर आज अगर सुजय जी अपना लैंड बेचना चाहते हैं तो मैं उनको बोलूंगा, भाई देखो आपने तो गोवा के साथ बड़ा दगाबाजी कर दी, आपने दिल्ली वाले को लैंड बेच दिया। ऐसा नहीं हो सकता सर। देखिए वी हैव टू बी, इफ वी वांट कि हमारा लैंड सेव होना चाहिए, तो एज गोवंस आल्सो वी हैव टू डिसाइड कि हम लैंड बाहर को नहीं बेचेंगे। जो हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हमें ये देखना चाहिए कि हम डेवलपमेंट सबके लिए कर रहे हैं या डेवलपमेंट कर रहे हैं ओनली फॉर द डेवलपर। बात ये है कि अगर आप देखिए, जैसे उन्होंने मेरीना की जिक्र की, बहुत अच्छी बात है। आप मेरीनास करिए, कुछ भी प्रोजेक्ट करिए, बट हर एक प्रोजेक्ट पे जब कॉस्ट बेनिफिट कर रहे हैं तो ये कॉस्ट बेनिफिट जो वहाँ के जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ है या जिनका लैंड जा रहा है, जिनका एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय हो रहा है, उनकी भी आप देखिए कि बात है क्या, मेरीनास करिए बट ऐसी जगह में करिए जहाँ पर वहाँ पर वाटर पेन ऑयस्टर्स नहीं है, जहाँ पर कोई अलग वायलेशंस नहीं है। जब आप फ्लाईओवर बना रहे हैं बोरी ब्रिज में, आप देख लीजिए कि खजान लैंड्स को आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो बात यह कि कोई डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, मगर बात है कि डेवलपमेंट इस तरह होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि गोवा में डेवलपमेंट हुआ नहीं है, बट क्या है कि डेवलपमेंट में ऑलवेज द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, द मार्जिनलाइज ऑफ द मार्जिनलाइज, वो अल्टीमेट सफरर्स क्यों बने फॉर इयर्स एंड इयर्स एंड इयर्स। ये है। अब मोपा पुट देखिए, मोपा इज एन एक्सीलेंट प्रोजेक्ट। मैं नहीं कह रहा कि मोपा एक्सीलेंट प्रोजेक्ट नहीं है, बट कितने लोगों को कॉम्पेंसेशंस मिले हैं मोपा प्रोजेक्ट में। आप देखिए जो लोग ये दे आर स्टिल फाइटिंग इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ टू गेट जस्ट कॉम्पेंसेशन। बिल्कुल जाहिर सी बात है, बहुत सारे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब की भी जरूरत है। एक ही चीज मोपा पे मैं आपने कहा, इसलिए मैं जस्ट एक मिनट, हाँ प्लीज देखिए, लेट इट बी विजय सरदेसाई और लेट इट बी विरियाडो फर्नांडिस, पूरा का पूरा कैंपेन इस बेसिस पे उन्होंने चलाया था कि दाबोलिम एयरपोर्ट बंद हो जाएगा एक बार मोपा बन गया तो। मतलब पूरा नॉर्थ वर्सेस साउथ गोवा करने का प्रयास होने के बावजूद भी आज हम देख रहे हैं कि दाबोलिम में मोपा से ज्यादा फ्लाइट कनेक्टिविटी है और उसका एक्सपेंशन चालू है। तो मुझे लगता है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी है कि हम पॉलिटिकल गेन्स के लिए ये झूठ ना फैलाएं। इसमें दो पॉइंट है। मेरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस था कॉम्पेंसेशन टू बी गिवन फॉर पीपल हु हैव लॉस्ट देयर लैंड।
That has not happened, and that is a very serious issue. As far as Daboli versus Mopa is concerned, वो एक बहुत बड़ा डिबेट हम कर सकते हैं. अभी भी आप देखिए कि 99.9% इंटरनेशनल फ्लाइट्स are also moved to Mopa. तो कब तक दाबोली चलेगा, we will see. At this point of time, flights are going. But if you see the whole, Sir, I can assure you, Dabolim will last as long as Mopa does. चलिए, Okay, बहुत सारी बातें, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन समय का थोड़ा सा अभाव है. बस एक जाते जाते एक बहुत कम शब्दों में गिरिराज जी, इस जीत का श्रेय किसे देंगे? देखिए, ये जीत का श्रेय मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को जाता है, और सबसे ज्यादा अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो गोवा की जनता को जाता है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे एक बार फिर भरोसा करते हुए उनको ये लगा कि अगर हमारी जिला पंचायत सशक्त होनी चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता होनी चाहिए. तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से गोवा के हर एक वोटर को, जिसने हमें वोट किया है, जिसने हमें वोट नहीं किया है, सबको मैं ये मतलब ये करता हूं कि थैंक यू फॉर योर वोट, एंड बीजेपी विल ऑलवेज वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ गोवंस. चलिए, राष्ट्रीय टीवी की तरफ से भी बीजेपी और आप लोगों को इस जीत की बधाई. हमारे साथ गिरिराज थे, बीजेपी के प्रवक्ता, और बहुत बहुत शुक्रिया सुजय साहब आपका भी इस चर्चा के लिए. और चलिए, अब आपको सुनाते हैं पटना से जो बीजेपी के जो स्पोक पर्सन है दानिश इकबाल, गोवा के जिला पंचायत चुनाव को लेकर